हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और उस हिंदी साहित्य के इतिहास में आज हम जो राजभाषा और जो राष्ट्रभाषा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरी बात, जो हिंदी व्याकरण है उसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए। अगर आप लेना चाहे तो उसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर ले सकते हो। हिंदी साहित्य का इतिहास है वो भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसके नोट्स भी मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको भी डाउनलोड कर लेना। अब हम बात करें जो हिंदी भाषा है हमारी, उस हिंदी भाषा को जो राजभाषा या राष्ट्रभाषा का जो दर्जा मिला हुआ है वो क्या है, उसकी संविधान में क्या स्थिति है, कौन कौन से जो अनुच्छेद है जो हिंदी भाषा से संबंध रखते हैं। तो देखिए, राजभाषा राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी भाषा के लिए संवैधानिक प्रावधान, यानी राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में जो हिंदी हमारे सामने है उसके लिए कौन कौन से अनुच्छेद हमारे हिंदी में काम में लिए गए। भाषा के क्षेत्र है वो 3 है। भाषा के क्षेत्र कौन कौन से है वो हम देखते हैं। पहला है राजभाषा, फिर है राष्ट्रभाषा और फिर है संपर्क या व्यवहारिक भाषा। ये 3 हमारी हिंदी भाषा के क्षेत्र है। तो जो राजभाषा है, राजभाषा किसे कहते हैं, यानी किसी भी राज्य या सरकार के राजकाज की भाषा, यानी जो हमारा जो संविधान है उस संविधान में जो भाषा लिखी गई है वो राजभाषा है, जिसमें जो हमारे जो देश का जो कार्य व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके, वो भाषा है वो हमारी राजभाषा कहलाती है। यानी वो कह रहा है किसी भी राज्य या सरकार के राजकाज की भाषा, ठीक है, यानी जो कार्य है वो किया जा रहा है। समझ में आ गया होगा आपको राजभाषा क्या है, यानी जो संविधान में वर्णित है और उसमें किसी एक पर्टिकुलर भाषा को जो मान्यता दी गई कि जो सारा कार्य है, सरकार का जो कार्य होगा वो इस भाषा में किया जाएगा, तो वो हो गई हमारी राजभाषा। फिर आता है राष्ट्रभाषा। राष्ट्र के अधिकांश लोगों के द्वारा स्वीकृत भाषा, यानी जो राष्ट्र यानी जो हमारा देश है उस देश के द्वारा अधिकतर जो लोग हैं उनके द्वारा जो स्वीकृत भाषा होती है वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा में जो अंतर है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब है संपर्क या व्यवहारिक भाषा, यानी जो आम बोलचाल में हम बोलते हैं, किसी से हम संपर्क करते हैं, जैसे हमारे को हिंदी आ रही है, आपको हिंदी आ रही है, तो मैं हिंदी में जो बात कह रहा हूं तो आपको हिंदी भाषा आ रही है तभी आप समझ रहे हो। अगर आपको हिंदी भाषा नहीं आती है तो आप इसको नहीं समझ पाओगे। या फिर जैसे तो इंग्लिश है तो मैं इंग्लिश बोलता हूँ, अगर आपको इंग्लिश आती है तो ही आप उसको समझ पाओगे। तो एक दूसरे से हम जो व्यवहारिक जो हमारे जो समाज में हम एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, हमारे जो विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो भाषा लोगों के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा। तो 3 हो गई, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क या व्यवहारिक भाषा। तो तीनों अलग अलग हो गई। आगे के हिंदी भाषा को अनौपचारिक रूप से ही राष्ट्रभाषा माना जाता है, यानी एक होता औपचारिक रूप से, एक होता अनौपचारिक रूप से। तो औपचारिक रूप का मतलब हो गया जो हकीकत में जो संविधान में वर्णित है, तो वो संविधान में वर्णित है वो राजभाषा है। संविधान में राजभाषा राष्ट्रभाषा का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, तो अनौपचारिक रूप से हम इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दे रखे हैं। परंतु भारत के संविधान में हिंदी के लिए राष्ट्रभाषा शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं है। तो ये बात आपको अच्छी से याद रखनी है कि हिंदी है उसके लिए संविधान में सिर्फ राजभाषा का ही उल्लेख किया गया, राष्ट्रभाषा शब्द हिंदी के लिए काम में नहीं लिया गया है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की मांग सर्वप्रथम बंगाल से उठी थी, यानी जो बंगाल है उस बंगाल में उठी थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को श्री गोपाल स्वामी आयंगर द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा बनाए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, यानी हिंदी को जो राजभाषा है वो बनाया जाए। हिंदी को राजभाषा या राष्ट्रभाषा की बात नहीं हो रही है, राजभाषा की हो रही है। तो ये राजभाषा राष्ट्रभाषा ये माइनर सा डिफरेंट है, वो आपको अच्छे से दिमाग में सेट होना चाहिए। यानी हिंदी को राष्ट्रभाषा जो बनाए जाने की मांग है वो तो सर्वप्रथम बंगाल में उठी थी, और ये कह रहा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को श्री गोपाल स्वामी अयंगर जो है वो हिंदी को भारत की राजभाषा बनाए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, हिंदी को राजभाषा बनाया जाए ये प्रस्ताव है वो प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा, गोपाल स्वामी अयंगर के द्वारा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। और
ये प्रस्ताव उसी दिन संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, यानी 14 सितंबर 1949 को इन्होंने संविधान में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था वो उसी दिन इसको पारित कर दिया गया। ठीक है, संविधान सभा द्वारा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा स्वीकार करने पर, यानी जो हमारी जो हिंदी है उसको 14 सितंबर 1949 को हमारी राजभाषा स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि जो प्रस्ताव पारित किया गया था उसको वो यानी 14 सितंबर 1949 को ये संविधान जो पारित कर दिया गया, तो वहां उसी दिन से हमारी जो हिंदी है वो राजभाषा कहलाने लगी। राष्ट्रीय हिंदी प्रचार समिति वर्धा के आग्रह पर 1953 ईस्वी में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में स्वीकार किया गया, यानी 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा स्वीकार कर ली गई थी। इसी उपलक्ष्य में यानी हिंदी को राजभाषा स्वीकार कर लिया गया, तो उसके बाद में क्या हुआ कि जो राष्ट्रीय हिंदी प्रचार समिति है वर्धा, जो वर्धा में है, उसके आग्रह पर 1953 यानी ये 1949 में हुआ था, तो फिर आगे चलकर 1953 में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। यानी जो हिंदी दिवस मनाते हैं हम 14 सितंबर को, तो हिंदी दिवस मनाने का जो कारण है, तो रीजन है वो क्या है कि 14 सितंबर 1949 को हमारे हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया था। तो उसके बाद में 1953 में, ये 1949 में हो गया था, 1953 में राष्ट्रीय हिंदी प्रचार समिति वर्धा है उसके आग्रह पर 1953 से हिंदी में जो 14 सितंबर है उसको हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने का विचार किया गया, तो वो स्वीकार कर लिया गया उस दिन से, यानी 1953, 14 सितंबर 1953। तो पहला राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया? 14 सितंबर 1953 ईस्वी को। तो ये बात याद रखनी, यानी हिंदी को राष्ट्रभाषा है वो 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, परंतु जो पहला हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर 1953 ईस्वी को मनाया गया। यानी जो ये सन का जो फर्क है ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। हिंदी भाषा के लिए संवैधानिक प्रावधान, यानी संविधान में हिंदी भाषा के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए। 8वीं अनुसूची में भाषा संबंधी प्रावधान है, यानी जो हमारी 12 अनुसूची है उसमें जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची, उस 8वीं अनुसूची में जो हमारी भाषा है उससे संबंधित प्रावधान है। हिंदी नहीं, जो भाषाएं हैं वो सारी भाषाओं का प्रावधान 8वीं अनुसूची में है। अनुच्छेद देख लेते, अनुच्छेद 2, 120, 210 और 343 से 353 तक भाषा संबंधी प्रावधान किए गए, यानी एक तो 120 हो गया, एक 210 हो गया, और फिर 343 से लेकर 353 तक जो सारे ये है अनुच्छेद, इसके अंदर भाषा संबंधी प्रावधान किए गए। आगे देखो, अनुच्छेद 120 जो भाग कौन सा 5, भाग 5 है, तो अनुच्छेद 120 भाग 5 के अंदर क्या लिखा हुआ है? संसद में बोली जाने वाली भाषा का प्रावधान, यानी संसद में किस भाषा का हम प्रयोग करेंगे उस भाषा से संबंधित जो है वो सारी बातें किसमें, अनुच्छेद 120 में लिखी गई है जो भाग 5 में है। क्या लिखा है इसमें? संसद का प्रत्येक सदस्य संसद कार्यवाही बैठकों के दौरान हिंदी में अपने विचार प्रस्तुत करेगा, यानी संसद में जो भी कार्यवाही होगी वो हिंदी में होगी। आगामी 15 वर्षों तक 1965 ईस्वी तक, यानी आगे जो 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, तो 1950 से लेकर 1965 तक यानी 15 वर्ष हो गए, उन 15 वर्षों तक अंग्रेजी में भी बोलने की छूट, यानी जिस समय देश आजाद हुआ था, तो आजाद हुआ था तो उस समय जो अंग्रेजों का वर्चस्व था तो अंग्रेजी भाषा का ज्यादा महत्व दिया जा रहा था, तो अंग्रेजी लोग ज्यादा जानते थे, तो इन्होंने इसको सहराज भाषा रखा अंग्रेजी को, कि भाई अंग्रेजी है वो 15 वर्षों तक हमारे हिंदी के साथ में बोली जाएगी। यदि लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा सभापति चाहे तो किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में भी विचार प्रकट करने की छूट दे सकता है, यानी संसद में ये नियम बना हुआ है कि भाई राजभाषा हिंदी है तो आपको सारी जो कार्रवाई वो हिंदी में करनी पड़ेगी। दूसरी बात 15 वर्षों तक है अंग्रेजी वो सह राजभाषा बनी रहेगी, अंग्रेजी में विचार, परंतु जो लोकसभा का अध्यक्ष है और राज्यसभा का जो सभापति होता है ये अगर चाहे तो कोई भी आदमी वो उसको छूट दे सकता है, वो अपनी जो मातृभाषा होती है जैसे मारवाड़ी हो गई, राजस्थानी हो गई, इसके अलावा जो अलग अलग जो भाषाएं जैसे नेपाली हो गई, बोडो हो गई, संताली हो गई, डोगरी हो गई, तो वो अपनी जो भाषा है उसके अंदर वो विचार अगर प्रस्तुत करना चाहे तो उसके लिए लोकसभा अध्यक्ष और सभापति है वो अगर छूट दे तो ही वो उसमें विचार अपने रख सकता है।
ठीक है, तो ये जो 3 पॉइंट है वो अनुच्छेद 120 जो भाग 5 है उसमें वर्णित है। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। मेरी ये जो पॉइंट लाइनें दे रखी है भाई, ये निम्न में से इनसे संबंधित नहीं है, ये अनुच्छेद 120 से संबंध नहीं है, इस प्रकार देखिए पूछा जा सकता है। अंग्रेजी को प्रारंभ के 15 वर्षों तक ही छूट प्रदान की गई थी। भाई 15 वर्षों तक 1950 से लेकर 1965 तक रहेगी, परंतु अवधि समाप्त होने से पहले ही भारतीय राजभाषा अधिनियम 1963, यानी 1965 तो बाद में आएगा, 1965 तो अभी तो आया नहीं है, परंतु वो संविधान जो सीमा है वो समाप्त ही नहीं हुई थी, क्योंकि 15 वर्षों तक छूट दे रखी, तो 1965 आया ही नहीं। उससे पहले ही भारतीय राजभाषा अधिनियम 1963 संसद द्वारा 10 मई 1963 ईस्वी को पारित कर दिया गया। और उसमें क्या किया गया, इसके द्वारा भारत में 26 जून 1965 से द्विभाषिक स्थिति प्रारंभ हुई, यानी 26 जून 1965 से द्विभाषिक स्थिति का मतलब वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों साथ साथ चलेगी, ये प्रावधान कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन, जो भारतीय राजभाषा अधिनियम 1963 के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक की स्थिति क्लियर है। आगे देख, अनुच्छेद 210, वो तो क्या था 120 था, ये अनुच्छेद 210 है, भाग कौन सा है, वो 5 था, और ये भाग 6 है। राज्य विधान मंडलों में बोली जाने वाली भाषा का प्रावधान, यानी जो संसद में बोली जाने वाली थी, जो हमारे केंद्र है वहां पर, और यह राज्य, जो राज्य में बोली जाने वाली भाषा का प्रावधान 120 के अंदर है केंद्र की, और 210 के अंदर है हमारे राज्य की। विधानमंडल का प्रत्येक सदस्य हिंदी में अपने विचार प्रस्तुत करेगा, यानी विधानमंडल है जो हमारा राज्य में होता है, उसके अंदर है प्रत्येक सदस्य अपने विचार किसमें प्रस्तुत करेगा, हिंदी में। आगामी 15 वर्षों तक अंग्रेजी में भी बोलने की छूट रहेगी, जो बातें उसमें लिखी गई यही बातें इसमें आएगी। यदि विधानसभा अध्यक्ष एवं विधान परिषद, वहां पर लोकसभा और राज्यसभा था, यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद सभापति चाहे तो किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है, यानी वो जो बातें थी केंद्र में वो की वही बातें इसमें एड की गई है। ठीक है, वहां पर केंद्र से संबंधित था, लोकसभा राज्यसभा था, यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, आगे देखो, तो ये बातें आपको दो अनुच्छेद वो क्लियर हो गए होंगे, 120 जो भाग 5 में और 210 जो भाग 6 है। ठीक है, आगे देखिए, अनुच्छेद 343 भाग 17, ये जो सारे 343 से लेकर 353 तक है वो भाग 17 में है। ठीक है, राजभाषा का प्रावधान, यानी जो राजभाषा है कौन सी है, हिंदी है हमारी राजभाषा, उस राजभाषा से संबंधित जो बातें लिखी गई है वो अनुच्छेद 343 में वर्णित है। भारत की राजभाषा हिंदी होगी, यानी राजभाषा कौन सी होगी, हिंदी। लिपि कौन सी होगी, देवनागरी होगी, उसकी लिपि देवनागरी होगी। ये बातें एक एक पॉइंट है वो आपको अच्छे से याद रखना है कि ये बातें कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, या अनुच्छेद 343 से संबंध नहीं है। इस जो लाइन देख एक तो दूसरी बात लिख सकता है इसके अंदर। अंकों का स्वरूप अंतरराष्ट्रीय मानक वाला 1 2 3 होगा, देखिए यहाँ से पूछा जा सकता है, यानी अनुच्छेद 343 से संबंध नहीं है, उसमें लिखा एम में लिखा होगा भारतीय राजभाषा हिंदी होगी, तो ये बात रहेगी। लिपि देवनागरी होगी, ये बात रहेगी। फिर आ गया अंकों का स्वरूप अंतरराष्ट्रीय मानक वाला रहेगा, 1 2 3 4, ये बात आ गई। या फिर हो गए अंक है वो हिंदी में लिखे जाएंगे, एक ये बात आ गई। तो वो कहने का मतलब जो हम ऐसे लिखते हैं वो 1 2 3, ठीक है, ये जो लिखते हैं हम 4, तो इस प्रकार की जो हमारी भाई भाषा हिंदी है, परंतु ये जो हिंदी वाले अक्षर है ये नहीं है, यानी अंकों का जो स्वरूप है वो इस 343 अनुच्छेद में लिखा हुआ है, अंकों का स्वरूप है वो हमारा अंतरराष्ट्रीय वाला 1 2 3 4 वाला रहेगा। तो ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, अब आगे देखें, अनुच्छेद 344 भाग 17 में क्या वर्णित है, ये तो भाग 343 में था, और ये हमारा 344 में क्या है, राजभाषा आयोग एवं राजभाषा समिति के गठन का प्रावधान, यानी जो राजभाषा आयोग है उसके बारे में लिखा गया है। आगे देखिए, इस अनुच्छेद के तहत भारत में अब तक केवल एक राजभाषा आयोग का गठन हुआ है, यानी जो राजभाषा आयोग बना हुआ है तो अब तक एक ही राजभाषा आयोग बना है, वो कौन सा है, 7 जून 1955 ईस्वी को, जिसके अध्यक्ष कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, जिसका शॉर्ट नाम है बीजी खेर। बाल गंगाधर खेर है, सॉरी मैंने बाल गंगाधर तिलक बोल दिया था, यानी जो अध्यक्ष है वो बाल गंगाधर खेर, तो बीजी खेर कहलाते, यानी पूरा नाम बाल गंगाधर खेर है और शॉर्ट में उसको बीजी खेर बोला जाता है, जो इसके अध्यक्ष है। कई बार ये पूछा गया है इसका क्वेश्चन, यानी राजभाषा आयोग कब बना, तो 7 जून 1955 को, और उसके अध्यक्ष थे बीजी खेर। अब राजभाषा समिति,
इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। राजभाषा समिति में 30 सदस्य होते हैं। 20 तो लोकसभा से संबंध रखते और 10 वो राज्यसभा से संबंध रखते। ये जो बातें ये हमारे 344 में वर्णित है। अनुच्छेद 345 भाग 17, इसमें क्या वर्णित है? राज्यों की राजभाषाओं का प्रावधान, यानी राज्य में जो कौन कौन सी राजभाषाएं हैं वो कैसे कैसे बोली जाएगी, कौन से राज्य वो कौन सी भाषा में बात करेंगे, कौन सी भाषा को मान्यता देंगे, ये प्रावधान है वो 345 में किया गया है। तो देखो क श्रेणी, ख श्रेणी और ग श्रेणी, 3 श्रेणियां बनी हुई है। तो क श्रेणी में कौन कौन से राज्य आते हैं? यानी क श्रेणी में वो है जो हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ केंद्र शासित प्रदेश। तो क श्रेणी वाले वो सारे जो राज्य वो हिंदी भाषा का यूज करेंगे। उसमें कौन कौन से? राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है, हिमाचल प्रदेश है और दिल्ली है। ये जो 10 राज्य है ये क श्रेणी में आते हैं और ये हिंदी को राजभाषा स्वीकार करते हैं। इसके लिए मैंने एक छोटा सा सूत्र बनाया कि आपको ये 10 राज्य है वो अच्छे से याद हो जाए। तो देखिए सूत्र क्या बनाया है। राम की उतर गई छवि हरिजा हिमादी के सामने, राम की उतर गई छवि हरिजा हिमादी के सामने। अब देखो रा का मतलब हो गया राजस्थान, ठीक है। मैं का मतलब हो गया मध्य प्रदेश, तो राजस्थान आ गया, मध्य प्रदेश आ गया। उत्तर का मतलब हो गया उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश 2 हो गए। फिर 6 का मतलब हो गया छत्तीसगढ़, बी का मतलब हो गया बिहार, झा का मतलब हो गया झारखंड, ही का मतलब हो गया हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, डी का मतलब हो गया दिल्ली, ठीक है। और ये हरी बीच में रह गया, है का मतलब हो गया हरियाणा, ठीक है। तो देखिए ये सारे आ गए, 10 थे 10 आ गए। तो राम की उतर गई छवि हरिजा हिमादी के सामने, तो ये 10 राज्य है वो एक लाइन हमारे को याद रखनी है। तो किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि वह 10 राज्य कौन कौन से है। ये सूत्र आप लिखिए, वहां से पूछा जाता है निम्न में से क श्रेणी में सम्मिलित नहीं है, तो ये लाइन आपको याद रखनी और ये खत्म हो जाएगा मामला यही। फिर आता है ख श्रेणी, हिंदी को सह राजभाषा के रूप में स्वीकृत करने वाले राज्य, यानी वहां पर तो थे जो हिंदी में पूरा वर्णन, यानी जो हिंदी को राजभाषा स्वीकार करते हैं वो 10 राज्य, और ये हिंदी को सिर्फ सह राजभाषा, यानी इंग्लिश मेन है इनकी और हिंदी को सह राजभाषा, हिंदी को सह राजभाषा के रूप में स्वीकार करने वाले हैं। और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें देखिए कौन कौन से है। पंजाब, चंडीगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र, ये 4 हो गए। तो इसका भी एक छोटा सा सूत्र बनाया मैंने, पंचगुमा। पंचगुमा का प का मतलब हो गया पंजाब, च का मतलब हो गया चंडीगढ़, गु का मतलब हो गया गुजरात और महा का मतलब हो गया महाराष्ट्र। पंचगुमा, मैं अकेला मैंने नहीं रखा क्योंकि महा रखा है महाराष्ट्र, मैं का मतलब मध्य प्रदेश हो सकता है, इसलिए पंचगुमा। तो पंजाब, चंडीगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र, इससे मोस्ट है, इससे कई बार कंफ्यूजन पैदा हो जाता है और मेरे इससे ये बस पंचगुमा याद आते हैं ये कौन कौन से, इनमें से जैसे भाई एक नाम दूसरा दे दे तो हम अच्छे से शेयर करके उसको हल कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आता। इसके बाद में है ग श्रेणी केवल अंग्रेजी में पत्राचार, यानी ये अंग्रेजी भाषा हो। तो देखो क श्रेणी वाले हिंदी में थे, ख श्रेणी वाले हिंदी और इंग्लिश दोनों में थे और ग श्रेणी वाले केवल इंग्लिश में थे, ठीक है। अलग अलग समझ में आ गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 346 भाग 17, मान्यता प्राप्त भाषाओं का प्रावधान, यानी जो मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में वर्णित है वो कौन कौन सी है। इसके तहत भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया, यानी 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। वो 22 भाषाएं कौन कौन सी है देखिए। संविधान लागू होने के समय शामिल 14 भाषाएं, यानी जिस समय संविधान लागू हुआ था 1950 में, उस समय 14 भाषाओं को मान्यता उसी समय दे दी गई थी। वो कौन कौन सी थी? काश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, ओडिया, बंगला,
असमिया, हिंदी, संस्कृत और उर्दू, ये जो 14 भाषाएं थी जो संविधान के लागू होते हैं इनको मान्यता दे दी गई। अब इसके बाद में 22 भाषाएं हैं कुल, तो आगे अलग अलग संविधान संशोधन के हिसाब से इनको मान्यता दी गई, वो आगे देखते हैं। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। उसके अंदर 15 नंबर जो भाषा, 14 तो संविधान जब लागू हुआ था उसी समय थी, तो 15वीं भाषा वो सिंधी है उसको, तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि वो 15वीं भाषा कौन सी है जिसको मान्यता दी गई, तो वो सिंधी थी। ठीक है। इसके बाद में 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा शामिल, 71वां संविधान संशोधन 1992 हुआ था। उसके अंदर है वो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन तीनों को एक साथ दिया गया। इसमें 16, 17, 18 एक क्रम नहीं है, ये तो मैंने इस पर लिख दिया। बाकी 71वां संविधान संशोधन में 3 भाषाओं को दी गई मान्यता, तो 1992 में हुआ था। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इसका मैंने एक सूत्र बनाया कोमने। को का मतलब हो गया कोंकणी, मैं का मतलब मणिपुरी और ने का मतलब नेपाली, तो कोमने याद रखना आप। ठीक है। इसके बाद में 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा शामिल, यानी 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। उसके अंदर 19, 20, 21, 22 ये जो 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। इसका मैंने एक छोटा सा सूत्र बनाया, संत में बोडो। संत का मतलब हो गया संथाली, मे का मतलब हो गया मैथिली, और बोडो का मतलब, बो का मतलब तो हो गया बोडो, और डो का मतलब हो गया डोगरी। संत में बोडो, तो ये हो गया हमारा 22 जो भाषाएं थी जो संविधान में मान्यता प्राप्त। तो इनका आपको अलग अलग याद रखना, कौन से संविधान संशोधन में कौन सी भाषा को मान्यता दी गई। ठीक है। तो 14 है वो तो संविधान लागू हुआ उसी समय थी, आगे वाली है वो अलग अलग आपको याद रखनी। अब बात करें अनुच्छेद 348 भाग 17 है एससी, एससी की भाषा का प्रावधान। एससी का मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उसमें कौन सी भाषा का यूज किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा संसद विधान मंडलों में हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय है वो संसद, और संसद जो विधान मंडल है, संसद हमारे केंद्र में होगी, विधान मंडल हमारे राज्य में होगा, तो यहाँ पर जो भाषाएं काम में ली जाएगी, यानी जो सरकार का जो राजकाज है उसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा। ये बात पहले से आपको क्लियर है, क्योंकि हिंदी को राजभाषा बनाया गया था और उसके बाद में 1963 में वो सुविधा जो राजभाषा आयोग अधिनियम बनाकर उसको आगे बढ़ा दिया गया, तो इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमारा उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय का और संसद और विधान मंडलों का कार्य संपन्न होता है। हिंदी अंग्रेजी भाषा के संस्करणों में कोई विरोधाभास की स्थिति होने पर अंग्रेजी अनुवाद को मान्य किया जाएगा, यानी हिंदी और इंग्लिश में जो बातें लिखी गई होगी, हम जैसे एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो पेपर में साफ लिखा हुआ होता है कि भाई इंग्लिश और हिंदी अनुवाद दोनों होते हैं, परंतु अगर कोई विरोध की स्थिति पैदा होती है, किसी में प्रकार का हमारे को कंफ्यूजन होता है, तो वहां पर हमारे को इंग्लिश वर्जन है वो मान्य किया जाएगा, जो इंग्लिश अनुवाद है वो मान्य किया जाएगा। ठीक है। तो ये बात यही लिखी हुई है कि अगर हिंदी और इंग्लिश भाषा में 2 संस्करण है अलग अलग, तो अगर उसमें कोई गड़बड़ होती है, भाई हिंदी में हमारे को कुछ गड़बड़ लगती है, तो इंग्लिश में जो लिखा हुआ वही मान्य किया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 349 भाग 17 भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने का प्रावधान, ये बातें 349 में लिखी गई है। अनुच्छेद 350 भाग 17 भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान, यानी जो भाषाई अल्पसंख्यक उनके लिए विशेष प्रावधान 350 में किया गया। फिर आता है 351 भाग 17 हिंदी भाषा के विकास के लिए आवश्यक दिशा निर्देशों का प्रावधान। तो ये जो अनुच्छेद है इनके अंदर हिंदी से संबंधित बातें लिखी गई है, और ये बातें आपको शॉर्ट में मैंने लिखी है यहाँ पर, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, सारा विस्तार से मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया, शॉर्ट नोट्स बनाए हुए, और इनसे आपके क्वेश्चन है गलत होने का कोई चांस नहीं है, सारे क्वेश्चन इन्हीं से उठाए जाते हैं, और वो चीजें मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।